Hello friends, welcome back to our new lecture that is part 4 of chapter 5 द गवर्नेंस सिस्टम। दोस्तों मैं बता दूं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे मेरी न्यू वीडियो आती है डेली। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगे, डिसलाइक करें ना अच्छी लगे, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, टाइमली मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। कल मैंने आपको छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये था आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, कि क्या इसमें से बताता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। 4 ऑप्शंस थी आपके सामने स्क्रीन पे हैं और इसका आंसर था दैट इज डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, शक्तियों का बंटवारा यूनियन और स्टेट के बीच में। आईएएस प्री 1994 का क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन आपके सामने, मुझे लग रहा है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि पावर्स देखिए 2 कैटेगरीज में, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सारी की सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं सेंट्रल अथॉरिटी पे, जैसे कि यूनियन लगा लीजिए, और स्टेट्स हैं वो सबऑर्डिनेटेड होती हैं टू सच सेंट्रल बॉडी। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स की सेंट्रल और स्टेट में, मतलब जो स्टेट्स हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं हैं, वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगी, अपनी पावर्स को एंजॉय करेंगी। स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट्स। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे एक प्रोविजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वो 7th शेड्यूल में दिया गया है, 7वीं सूची, जिसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। आई होप याद होगा आपको, और इसको कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजिड, बी फ्लेक्सिबल, सी नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, डी पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। क्या वो बहुत सख्त है, रिजिड है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है, सी दोनों में से कुछ भी नहीं है, डी आधा आधा है, पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल। बिल्कुल ऐसा ही है, आधा आधा, क्योंकि फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर है हमारे पास, क्वासी फेडरल भी हम इसे बोलते हैं। यूपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन, और ये आंसर आपके सामने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्बिनेशन कहा जाता है दोनों का, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, कि दोनों फीचर पार्शली हैं, आधे आधे। कुछ प्रोविजन इसके हैं जिसको अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, और कुछ प्रोविजन प्रावधान ऐसे हैं जिनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अंडर आर्टिकल 368 फॉर द अमेंडमेंट्स, संशोधन करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और कुछ ऐसे भी हैं, सम नीड रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ कुछ ऐसे हैं कि जिनको एटलीस्ट 50% स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन, मंजूरी चाहिए। तो ये देखिए कि इसीलिए हमारे पास फीचर्स अलग अलग हैं, तो कहीं पे हम बहुत सख्त हैं, कहीं हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, किस कंट्री में पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये इंट्रोड्यूस की गई। सबको अच्छे से पता है, यूके, हर जगह तो इन्होंने ही राज किया है, तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की देन अंग्रेजों की ही है। ए ग्रेट ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन, और आंसर इज ए ब्रिटेन। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, ये यूके से ही मिला, ग्रेट ब्रिटेन से। नोटेबल हिस्टोरियन है प्रोफेसर पुष्पेश पंत, जिन्होंने मेंशन किया है यूके के बारे में कि यूके इज द बर्थ प्लेस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन हिज फेमस बुक विश्व इतिहास। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन बनता है इसे, कि कौन हिस्टोरियन है जिनकी एक बुक है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में दिया है। कभी एग्जाम में मिल जाएगी आपको, इसको इजी मत लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, और बुक है उनकी विश्व इतिहास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या ठीक है। देखिए क्वेश्चंस लैंग्वेज घुमा घुमा के आ रही है, ऑप्शंस थोड़ी कंफ्यूज करेंगी, इसीलिए रिवीजन वाले टॉपिक भी क्वेश्चंस कुछ चल रहे हैं कि जिसमें रिवीजन हो रही है, थोड़े से रिपीट है, लाइटली मत लीजिए, पूरा फोकस करके आंसर दीजिए। तो ए है लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है जैसे कि पार्लियामेंट, तो वो जुडिशरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशरी के प्रति उसकी जवाबदेही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स हैं, आईएएस आईपीएस हैं, क्या उनके प्रति जवाबदेही है लेजिस्लेचर की, वो भी नहीं है। सी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल है। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, और प्रेसिडेंट जो हैं वो जुडिशरी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा नहीं है। ई नन ऑफ द अबव,
मोर देन वन एंड अबव। तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कुछ हद तक वो मिक्स भी हैं, क्योंकि दोनों उसके हिस्से हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है ड्यूअल मेंबरशिप। ड्यूअल मेंबरशिप का मीनिंग क्या है? देखिए, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट अगर लेजिस्लेचर है तो पार्लियामेंट किससे बनी है? जो वहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स हैं, तो वही एग्जीक्यूटिव हैं। इसीलिए उनकी एक समझ लीजिए चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं कि वो इसमें भी आते हैं, वो इसमें भी आते हैं। जैसे कि आपका मैथ्स भी अच्छा है और आपकी साइंस भी अच्छी है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो उससे फ़र्क क्या है कि कुछ चीज़ें करनी बहुत आसान है, उसको लागू करवाना, क्योंकि वही लोग वहाँ पे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्हें ही एग्जीक्यूट करना है, उन्होंने ही कानून बनाना है। तो ये उसके लिए एक कंपैरेटिवली ईजी चीज़ है। तो यहाँ पे आंसर दिया है ई, कि फीचर्स हैं बहुत सारे अलग अलग, कि इसलिए कई एक से ज़्यादा ऑप्शन इन्होंने दी हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर इसका डी होना, सी होना चाहिए। द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि लेजिस्लेचर जुडिशरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, गलत है ऑप्शन। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो भी गलत है। एंड लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये यहाँ पे है, ये आंसर सही है। दोनों काम इंडिपेंडेंटली ही कर रहे हैं। आप ये नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर ओपोजिशन पार्टी भी है, तो इसीलिए वो होली सोली, मतलब देखिए कुछ हिस्सा है उनका, लेकिन टोटली सिर्फ वो बोले कि पार्लियामेंट भी वही, मतलब लेजिस्लेचर भी वही, एग्जीक्यूटिव भी वही, तो ऐसा नहीं है। ये नीचे आंसर्स दे रखे हैं, फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 34 इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज आई विल चेक, क्रॉस चेक। जैसा मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला है कि कोई भी आपको आंसर ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ लिखा है और उसको आपने ओके कर दिया, मैंने पढ़ा दिया, आप चले गए, आपका गलत हो गया। प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन, इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि क्या एग्जैक्ट आंसर है इसका। सो इसको प्लीज होल्ड पे रख लीजिए। फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एग्जीक्यूटिव ये उसके लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, जो भी बहुमत में आएगी पार्टी उसकी सरकार बनेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उसकी जवाबदेही होती है कलेक्टिवली, इकट्ठे सामूहिक तौर पे। 4 नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल जैसे कि राष्ट्रपति हैं कि सिर्फ नाम के, उनके नाम पे बिजनेस हो रहा है, बट रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक्चुअल में जिनके पास पावर है, जो बिजनेस कर रहे हैं। 5 है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब एक सारता, एक जैसा। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जहां पे मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, किसी पार्टी के, मान लीजिए जैसे कैबिनेट स्पेशली, तो वो एक ही पार्टी से हैं, ताकि उनकी विचारधारा एक होगी, उनके थॉट्स एक होंगे, तो किसी काम को करना आसान रहेगा। ये है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। 6 डबल मेंबरशिप। जैसा मैंने आपको बताया, डबल मेंबरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट के एमएलए भी हैं और उधर पार्लियामेंट में एमपी भी बने रहेंगे, दोनों में से एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी। और अगर आप नहीं छोड़ेंगे, बाय डिफॉल्ट जो पहली सीट है, अगर पहले आप एमएलए थे अब एमपी बन गए हैं, तो एमएलए वाली सीट आपकी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। लेकिन डबल मेंबरशिप क्या है यहाँ पे, जो मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लेजिस्लेचर का भी आप हिस्सा हैं, जो कानून बन रहा है पार्लियामेंट में, और आप एग्जीक्यूटिव भी हैं, उसको लागू करवाने वाले, मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं आप, तो इसलिए इसको डबल मेंबरशिप बोला जाता है। आगे है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की है, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और डी डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है उसे, उसके कार्यकाल से पहले भी। 9 सीक्रेसी ऑफ द प्रोसीजर। सीक्रेसी मतलब उसको गुप्त रखना, प्रोसीजर को, जो भी कार्यवाही चल रही है प्रॉपर उसको सीक्रेसी रखी जाएगी, ओपनली उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा काम होने से पहले। जैसे गांव में कहते हैं कि भाई पहले ना किसी ने बताओ काम कौन ही बने, ठीक है, मतलब काम नहीं बनेगा अगर पहले किसी को बता देंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंशिएट द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। कौन से पॉइंट्स हैं जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अलग करते हैं। ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल है, दोनों में सेम है, वहीं से हमने फीचर लिया है। बी जुडिशियल रिव्यू। अब मुझे नहीं लग रहा आगे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू आपको अच्छे से याद है कि हमने ये यूएसए से लिया है और वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, तो ये फीचर हो गया, फेडरल भी है और साथ में ये डिफरेंट भी है, जो यूके में नहीं है, क्योंकि हमने लिया ही यूएसए से है। सी बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब दोहरा सदन, लोअर हाउस अपर हाउस, ये हमने यूके से ही लिया है। डी रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और ये रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ये भी यूके से लिया है। जैसे वहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, उनका किंग या क्वीन जो भी है उस टाइम पे, और
पार्लियामेंट के पास एक्चुअल पावर है रूल बनाने का, और हमारे पास भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है राष्ट्रपति, रियल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि सारा का सारा काम संभालते हैं, पावर्स उनके पास है। यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन था ये। अब देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन है, इन द एब्सेंस ऑफ द, आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज ऑप्शन बी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एब्सेंस ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है, वाइल इंडियन पार्लियामेंट, वहां पे मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है यूके में, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे यूएसए का है, तो उसके बावजूद वहां पे पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है, मतलब वही होली सोली पावर है, एक्सट्रीम पावर है उनके पास कि वो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि वहाँ पे कोर्ट के पास रेयर चांस है, बहुत एक्सेप्शनल, कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई लॉ उसको वो रद्द कर सके। हमारे पास है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, हमारी कोर्ट अगर देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब मेन हमारे जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उससे बाहर जाके अगर कुछ काम हो रहा है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रही है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो उसको रद्द कर सकती है, नल एंड वॉइड। तो ये है इट्स पावर्स आर इंडिया के बारे में। इंडियन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेगी। इट्स पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ टर्म, ब्रिटिश के हिसाब से देखें तो पावर एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब एकदम से फुल फ्लेज वो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू की पावर है। इट कैन डिक्लेयर एनी लेजिस्लेटिव एक्शन विच इज इनकंसिस्टेंट विद द बेसिक स्ट्रक्चर, जो मैं बता चुका हूं कि वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन एट द एंड। दो दी हैं, असर्शन एंड रीजन, कथन और उसका कारण। असर्शन ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम, भारत का संविधान फेडरल सिस्टम हमें देता है, प्रदान करता है। रीजन क्या है, इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाता है, क्या इसीलिए फेडरल सिस्टम है कि सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो यूनिटरी फीचर हो गया काइंड ऑफ, तो उसका तो आंसर नहीं बना। लेट्स सी, ये आपके सामने ऑप्शंस ए एंड आर ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फिर ए एंड आर दोनों ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी है ए ट्रू, आर इज फॉल्स, डी ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। यूपीपीसीएस 1995 का क्वेश्चन, आंसर इज बी, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज पर द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल, कि कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हो सकता है, यूनिटरी भी फेडरल भी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, कैसा समय है, कैसे हालात हैं देश के। इन नॉर्मल टाइम्स इट इज फ्रेम टू वर्क एज ए फेडरल सिस्टम, जब देश के नॉर्मल हालात होंगे तो फेडरल सिस्टम की तरह काम करेगा, मतलब स्टेट अपना सरकार अपने ढंग से चलाती रहेगी, जो जो फीचर्स पावर्स उनके पास हैं, स्टेट लिस्ट में जो भी दिया है वो कानून बना सकते हैं, चला सकते हैं, यूनियन अपना करेगी। बट इन द टाइम्स ऑफ वॉर और इमरजेंसी, जब भी जंग लग गई, आपातकालीन स्थिति आ गई, इट इज सो डिजाइंड एज टू मेक इट वर्क एज दो इट वॉज अ यूनिटरी सिस्टम। इसको इस हिसाब से ढांचा इसका बनाया गया है कि जब इमरजेंसी या जंग की सिचुएशन आ गई तो सेंटर के पास बहुत पावर है, वो इसीलिए उस टाइम पे स्टेट की ऊपर भी कुछ ऐसे जो उनकी लिस्ट में दिए गए हैं सब्जेक्ट्स, उस पर भी वो कानून बना सकते हैं ताकि देश को एक होके हम फाइट कर सकें। क्योंकि देखिए, अगर जैसे अभी पीछे पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, छोटी सी जब हुई, ये पहलगाम वाला मुद्दा हुआ, तो अगर देखिए उस टाइम पे अगर जैसे पंजाब में प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेके थोड़ा सा विरोध चलता रहता है आजकल, आपने देखा होगा, ऐसे टाइम में अगर पंजाब पाकिस्तान की सपोर्ट करने लग पड़े कि नहीं जी हमारा पड़ोसी है, पुराने इन्होंने जो हमारे साथ गलत किया हम तो बड़े सही हैं इनके साथ, तो ऐसे में हमारी एक स्टेट अलग हो जाएगी हमारे देश से, तो क्या हम मिलके फाइट कर पाएंगे? उसी पंजाब के बहुत सारे सैनिक जो अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, ठीक है, उस पगड़ी की शान बना के रखी है उन्होंने, देश की आन बान शान, वो यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे बॉर्डर पे फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कुछ लोग बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में आ जाएं, तो आप बताइए कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाएगी, हम ऐसे कैसे फाइट करेंगे पाकिस्तान के साथ, किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ। इसीलिए इमरजेंसी के टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की रिक्वायरमेंट है ताकि हम बटके नहीं, एक होके फाइट कर सके। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, पावर का बंटवारा सेंटर और स्टेट में, ये तो बिल्कुल फेडरल फीचर है, बहुत बार बता चुका हूं। देखिए, जब फेडरल की बात आए ना, तो मेन ध्यान में रखिए यूएसए को, क्योंकि हमने मेन फीचर्स फेडरल सिस्टम के वो यूएसए से लिए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ये भी हमने वहीं से लिया है, एंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फेडरल फीचर है।
पूरा लिखित संविधान है हमारा। सी सिंगल सिटीजनशिप, ये यूके से ली है हमने, इंडिया में दोहरी नागरिकता नहीं है, जो मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूं, जो यूएसए में है। तो इसका मतलब आंसर ये हो गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए। यूपी पीसीएस में 2015 का क्वेश्चन, आंसर इज सी। एंड एक्सप्लेनेशन आपके सामने कि दोनों फीचर्स हैं, हम पढ़ चुके हैं कि फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत कठोर है, सख्त है। पावर का बंटवारा है सेंट्रल स्टेट में। इंडिपेंडेंस हमारी जुडिशरी है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दोहरा कानून, मतलब जैसे स्टेट लेजिस्लेचर भी है, स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधानसभा एंड विधान परिषद, और कहीं कहीं पे नहीं है। लेकिन जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ये भी हो गया फेडरल फीचर। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स फीचर्स लाइक सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट होनी प्रेसिडेंट के द्वारा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन घोषणा, पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट्स विच आर यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्लियामेंट की पावर कि कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी, कुछ समझौते हो रहे हैं तो पार्लियामेंट उसके ऊपर काम करेगी। इसलिए सी आपका आंसर है। ये सिंगल सिटीजनशिप फेडरल फीचर नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। अब देखिए ऊपर मेरे ख्याल से 3-4 बार रिपीट हो गया, अब कुछ आएगा तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की का फीचर नहीं है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र जुडिशरी है हमारी न्यायपालिका, तो इन इंडिया, तो इंडिया में फ्री है, बिल्कुल है, सही है जी। बी, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, पावर का बंटवारा सेंटर स्टेट में, सही है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा, जो भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, मतलब स्टेट्स लगा लीजिए, तो उनके पास अनइक्वल, बराबर नहीं है, असामान्य रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, मतलब सीट्स अलग अलग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से सीट्स। छोटा स्टेट है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए कम सीट्स हैं, बड़ा स्टेट है ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। ये हमारा फीचर है, तो तीनों सही हो गए। आगे चलते हैं, क्या ऑप्शन है? दैट इज डी इज इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। क्या हमारा कोई एग्रीमेंट है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आंध्र प्रदेश सब ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जब मर्जी वो एग्रीमेंट तोड़ें और अलग हो जाएं? ये हमारे देश का फीचर नहीं है, इसलिए आंसर हो गया डी। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा ऊपर तो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। जो मैंने हाईलाइट किया है ये एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं। इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। भारत का जो फेडरलिज्म है वो कोई एक एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है कि इसीलिए हम फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ और हम आज एक हैं। ये वाइल यूजिंग द वर्ड यूनियन, डॉक्टर अंबेडकर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इट शोज दैट, यूनियन वर्ड क्या दर्शाता है? ए, द इंडियन फेडरलिज्म फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द यूनिट्स। भारत का जो फेडरेशन सिस्टम है, ये संघ है, ये कोई एग्रीमेंट, समझौते का नतीजा नहीं है। इसीलिए बी कंपोनेंट क्या कहता है? द कंपोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू सिसीड फ्रॉम इट। सिसीड मीन्स अलग होना, कि हमारे पास, स्टेट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो भारत से अलग हो सकें। जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में एग्जांपल दी थी कि जब भी कोई नोटोरियस एक्टिविटी होती है नॉर्थ में, जैसे पंजाब में अभी रिसेंटली खालिस्तान का मुद्दा उठा, तो ऑप्शन नहीं है पंजाब के पास कि वो अपनी मर्जी से एग्रीमेंट तोड़ दें और वो खालिस्तान बना लें। देखिए, पंजाब कभी भी ऐसा नहीं चाहता, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। ये तो कुछ अलगाववादी, सेपरेट करने वाले कुछ एलिमेंट्स होते हैं, नोटोरियस एलिमेंट्स, अलग अलग जगह पे उठते रहते हैं, चलता रहता है। हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी एलिमेंट इन दी इंडियन फेडरल सिस्टम। यूनिटरी एलिमेंट कौन सा है इंडियन फेडरल सिस्टम में? 1, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसका पावर्स का, उसको बिखेरना, बांटना, जैसा ऑलरेडी बता चुका हूं, सेंटर और स्टेट के अंदर। तो ये फीचर तो फेडरल है, यूनिटरी नहीं है ये। बी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, अभी हमने पीछे पढ़ा है पिछले क्वेश्चंस में कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यूनिटरी फीचर है, तो 2 ऑप्शन हो गई। 3, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा, ये भी बिल्कुल यूनिटरी फीचर है, पिछले क्वेश्चन में देखा है हमने कि जितनी आबादी उतनी रिप्रेजेंटेशन, ये भी हो गया। 4, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया, तो ये फेडरल फीचर है हमारा। 5, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये भी फीचर है। 6 है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये हमने यूएसए से लिया है। तो ये दोस्तों बाई कैमरल लेजिस्लेचर यूएसए से नहीं लिया, किस कंट्री से मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा, फिर कभी शेयर कर लूंगा आपसे, लेकिन ये फेडरल फीचर है। तो ये ऑप्शंस आपके सामने क्या हो गई? दैट इज
आंसर इज बी 235। 235 हमने देख लिया, ये ऑप्शन थे आपके पास। 235 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। 5 है ऑल इंडिया सर्विसेज। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 40 and this is your homework question. Which one of the following statements about the federal system in India are correct? The constitution introduces a federal system as the basic structure of the government. कॉन्स्टिट्यूशन ये इंट्रोड्यूस करता है कि फेडरल सिस्टम है एज द बेसिक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। बी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ द यूनिटरी बायस, मिक्सचर है दोनों का और यूनिटरी बायस की तरफ झुकाव है, यूनिटरी होने की तरफ। आगे थर्ड ऑप्शन है बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन, यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के दोनों सोवरेन है। क्या ऐसा है? सोवरेन मतलब संप्रभुता, अपने फैसले इंडिपेंडेंटली ले सकें, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल, अंदरूनी और बाहरी। फोर्थ, द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड इट्स यूनिट्स। लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल, क्या ये तीनों की तीनों पावर डिवाइडेड हैं यूनियन और इट्स की यूनिट्स में? यूनिट्स मतलब स्टेट्स। सो ऑप्शंस आपके सामने, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स गिवन बिलो। A 1 only, B 1 and 2 only, C 1 to 3 only, D all the 4। UPPCS 2004 का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर कंटेंट काम का लगा तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें एंड ज़रूर आपके डाउट्स हैं ज़रूर पूछें, आई विल आंसर दैम। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, मुझे पता लगेगा कि हाउ मच बेटर आई एम गिविंग टू यू और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।